जोहार नमस्कार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भीषण सड़क हादसे में एक बच्ची और ड्राइवर की मौत, यात्री बस और स्कूल वैन के बीच टक्कर, 6 बच्ची गंभीर हालत में रिम्स रेफर। हजारीबाग जिले के कटक मसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटक मसांडी छात्र मार्ग पर जमुनिया सोती के पास शुक्रवार की सुबह स्कूल वैन एवं यात्री बस के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस टक्कर में स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही बस को भी सामने से नुकसान पहुंचा है। घटना में चतरा जिले के नोनगांव निवासी स्कूल वैन का चालक राम प्रवेश यादव, पिता लालू यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 1 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पीयूष कुमार व राहुल कुमार, पिता दिनेश्वर साव, मदेश्वर कुमार, पिता राम सेवक प्रसाद, रानी कुमारी, पिता आफ्ताब आलम सहित अन्य बच्चे शामिल हैं। कैसे हुआ हादसा? शुक्रवार की सुबह मारुति वैन JH01 HE 4223 नोनगांव द्वारी तथा शाहपुर से स्कूली बच्चों को लेकर कटक मसांडी के छड़वा डैम स्थित संत अगस्तीन हाई स्कूल जा रहा था, जबकि साथी बस JH02 SC 0388 हजारीबाग से चतरा की ओर जा रहा था। जमुनिया सोती के पास दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद मारुति वैन में बैठे स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वैन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। किसानों को 117 रुपए बोनस देगी राज्य सरकार, 1 क्विंटल धान के लिए मिलेगी 2300 रुपए। कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत के अलावा राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि की स्वीकृति प्रदान की। अब राज्य के किसानों को धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राशि दी जा सकेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से राजकोष पर 70.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति, किसानों को समय पर भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए की अधिसीमा तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ योजना के लिए राशि की व्यवस्था व राइस मिलरों को प्रति क्विंटल 60 रुपए की दर से इंसेंटिव भुगतान पर सहमति प्राप्त की। राज्य के किसानों से कुल 6 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य भी निर्धारित किया। झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया तूफान मिशोंग, अब इस दिन से पड़ेगी जबरदस्त ठंड। 2 दिनों के बाद शुक्रवार से राजधानी के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुबह में घना कोहरा छाए रहने से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन 7 बजे के बाद हल्की धूप ने लोगों को राहत दी। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी आकाश में बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान मिशोंग का असर अब झारखंड में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पिछले 2 दिनों से राजधानी सहित झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रांची में गुरुवार को लगभग 23 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं झारखंड में सबसे अधिक सरायकेला खरसावा के खरसेम में 75.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बारिश के दौरान रांची सबसे अधिक ठंड रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर खासकर 10 दिसंबर से बादल के पूरी तरह छटने के बाद ठंडी हवा चलेगी। इससे रांची के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है, जिसके बाद लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास होगा। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 3 बड़ी कार्रवाई, धीरज साहू के घर से अब तक की सबसे बड़ी नकदी जब्त। आयकर विभाग की छापेमारी में राज्यसभा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड BDPL व्यापारिक समूह के ठिकानों पर नोटों से भरी 30 बड़ी अलमारियां मिली है। आयकर अधिकारियों को इन अलमारियों में भरी मात्रा में नकदी मिलने का अनुमान है। अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की गिनती हो चुकी है। हालांकि नकदी का सही आंकड़ा गिनती पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल विभाग ने अलमारियों में मिले नोटों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कराया है। इतनी बड़ी नकदी मिलने की सूचना पर हैदराबाद के DG इन्वेस्टिगेशन संजय बहादुर भी ओडिशा पहुंच गए हैं। ओडिशा के भी बड़े आयकर अधिकारी ठिकानों पर कैंप कर रहे हैं। नोटों से भरे सबसे अधिक अलमारी ओडिशा के बालांगीर में मिले हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उक्त राशि के देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अनुमान है।
हजारीबाग में बारिश के बाद हाथियों के आतंक ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। खलिहान में रखे फसल को किया बर्बाद। खरीका पूर्णाडीह गांव में 6 दिसंबर की रात को हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। रात में हाथियों का झुंड पूर्णाडीह गांव पहुंचा। नकुल साव के खलिहान में रखे करीब 20 बोरा धान को खाकर नष्ट कर दिया। शिवचरण साव और हरि नारायण प्रसाद समेत कई किसानों के खेत में लगी फसल को नष्ट कर दिया। भुक्तभोगी नकुल ने बताया कि धान खेत खलिहान में त्रिपाल में ढक कर रखा था। रिमझिम बारिश के कारण धान को घर के अंदर नहीं पहुंच पाया था। इसी बीच हाथी ने पूरा धान को खाकर चट कर दिया। वापस जाने के क्रम में हाथी ने चापानल के हैंडल को भी क्षतिग्रस्त किया है। इसके बाद हाथी खरीका जंगल की ओर चला गया। सरकार 18 को पेश करेगी दूसरा अनुपूरक बजट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 21 दिसंबर तक आहूत है। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्यपाल शीतकालीन सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे चुके हैं। इस दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। पहले दिन विधानसभा सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभा पटल पर रखा जाएगा। शोक प्रकाश भी पढ़ा जाएगा। 18 दिसंबर को हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। 19 को इस पर चर्चा होगी। अन्य चारों कार्य दिवसों के दौरान प्रश्नकाल होंगे। 20 और 21 दिसंबर को सभा पटल पर विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प भी आएंगे। झारखंड में पहले मैट्रिक इंटर की बोर्ड की परीक्षा, फिर प्री बोर्ड एग्जाम। देश भर में मैट्रिक इंटर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले प्री बोर्ड परीक्षा ली जाती है, पर झारखंड में वर्ष 2024 के लिए प्रस्तावित परीक्षा में पहले बोर्ड की परीक्षा होगी। इसके बाद प्री बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। प्री बोर्ड की परीक्षा के दौरान मैट्रिक इंटर की परीक्षा चल रही होगी। ऐसे में प्री बोर्ड की परीक्षा होगी भी या नहीं, इस पर संशय है। बता दें कि राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है, जबकि प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि JCERT द्वारा जारी की गई है। JCERT द्वारा प्री बोर्ड की परीक्षा की तिथि घोषित करने के पूर्व इस बात की जानकारी नहीं ली गई है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा कब होगी। राज्य में फरवरी के द्वितीय सप्ताह में मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू होती है। वर्ष 2024 की परीक्षा 6 फरवरी से प्रस्तावित है। परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी, जबकि JCERT द्वारा जिलों को इस वर्ष 24 जुलाई को विद्यालय स्तर पर होने वाली परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भेजा गया था, जिसमें विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक होने वाली साप्ताहिक जांच परीक्षा के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की गई थी। मैट्रिक व इंटर की प्री बोर्ड की परीक्षा 19 से 23 फरवरी 2024 तक प्रस्तावित है, जबकि जैक द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार 26 फरवरी तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में इस वर्ष मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड की परीक्षा कैसे होगी? दिसंबर में प्रस्तावित JSSC CGL परीक्षा होने पर संशय, जाने क्यों हो रही है देरी। राज्य कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL पर संशय बना हुआ है। आयोग के मुताबिक परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि 16 से 17 दिसंबर थी, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। संभावित तारीख को देखें तो परीक्षा में अब केवल 10 दिन का समय बचा है। बता दें कि JSSC CGL परीक्षा में तकरीबन 6.5 लाख अभ्यर्थियों को हिस्सा लेना है। आयोग संभावित तारीख को परीक्षा लेगा या नहीं, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि आयोग ने सभी जिलों से परीक्षा केंद्र की जानकारी मांगी थी। 8 जिलों ने देर से सूची भेजी, वहीं 9 जिलों ने वह भी नहीं। JSSC ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि उन्हें जिलों में परीक्षा केंद्र को लेकर पर्याप्त सूची मुहैया नहीं कराई गई है। JSSC ने 25 नवंबर को पत्र लिखा था। आयोग का कहना है कि सीट मैट्रिक्स मिलने के बाद परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी को इसकी तैयारी में तकरीबन 2 महीने का समय लगता है। अब तक सीट मैट्रिक्स ही नहीं मिली है, तो ऐसे में परीक्षा का आयोजन कैसे संभव है? आयोग ने बताया कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण होने के बाद प्रश्न पत्र, आंसर शीट और हाजिरी पुस्तिका सभी केंद्रों तक पहुंचाने में वक्त लगता है। हजारीबाग के एक अधिकारी ने मेरे खिलाफ ले रखी है सुपारी, विधायक अंबा प्रसाद। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने उनके आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। धुरवा स्थित आवास में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हजारीबाग के एक अधिकारी जो आजसू पार्टी के समर्थक है, जो मेरे नाम की सुपारी ले रखी है, उन्हीं के इशारे पर मुझे टारगेट किया जा रहा है।
विधायक ने हाउस गार्ड हटाने एवं सुरक्षा गार्ड कम करने का खंडन किया। अंबा प्रसाद ने कहा कि जिन्हें किसी तरह की धमकी मिली है वह आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आधार पर मैंने महीनों पूर्व आवेदन दिया है, पर अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिली है। रांची के इस इलाके से बरामद हुआ शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के YFCA के पास एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। शव की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हुई है। किसी ने शख्स की हत्या की है या उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है, या भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त में कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है, हालांकि किसी ने अभी तक शव को नहीं पहचाना है। सबसे पहले स्थानीय लोगों की नजर शव पर गई थी, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। देश के 100 स्मार्ट शहरों की लाइव रैंकिंग में रांची दूसरे नंबर पर। देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर होने वाली लाइव रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची स्मार्ट सिटी ने बड़ी छलांग लगाई है। पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र की ओर से जारी संबंधित राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। वैसे लगातार स्मार्ट सिटी की ओर से किए जा रहे कार्यों की बदौलत रांची देश के टॉप 10 शहरों में अपना स्थान सुरक्षित रखा है। रांची के धुरवा क्षेत्र में विकसित हो रही रांची की स्मार्ट सिटी में आधारभूत संरचना के विकास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द बाकी का काम पूरा कर लिया जाएगा। 3 चरणों में आवासीय, मिक्स यूज, इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ सेक्टर और पब्लिक सेमी पब्लिक नेचर के कई बड़े प्लांट का ई ऑक्शन भी संपन्न हो चुका है। चौथे चरण के ऑक्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है। रैंकिंग में प्राप्त अंक, इस रैंकिंग में कुल 350 अंकों में रांची को 324.48 अंक प्राप्त हुआ है। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गुजरात के शहर सूरत को 335.79 अंक प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 1.32 लाख सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं के खाते में इस तरह मिलेगी छात्रवृत्ति। सरकार के निर्णय से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत अब राज्य के सामान्य वर्ग के 1,32,881 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए 10 महीने तक छात्रवृत्ति 1,500 रुपए दी जाएगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2,500 रुपए की छात्रवृत्ति 10 महीनों तक दी जाएगी। सामान्य कोटि के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार को प्रति वर्ष 25.09 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। प्राथमिक निर्देशक की स्वीकृति से छात्रवृत्ति मिलेगी। बता दें कि पहले से राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। अब सामान्य कोटि के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी जो सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि PFMC के तहत सीधे उनके खाते में DBT के माध्यम से दी जाएगी। कल्याण विभाग के स्कूलों के अंतर्गत राज्य में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को पहले से छात्रवृत्ति दर निर्धारित है। इसके तहत कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 50% राशि 10 महीने के लिए 500 रुपए, कक्षा 5 से 6 के लिए 100% की दर से 10 माह के लिए 1,000 रुपए व कक्षा 7 से 8 के लिए 150% की दर से 10 माह के लिए 1,500 रुपए दी जाती है। ठंड में महंगी बिजली, बिगड़ेगा बजट, 8 गुना तक होगा इजाफा। रांची में स्मार्ट बिजली मीटर लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वैसे ही लोगों को 4 से 5 गुना ज्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। अब ठंड का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में बिजली की खपत आम दिनों से ज्यादा होती है। ऐसे में इस मौसम में बिजली लोगों का बजट बिगाड़ेगी। जहां आम दिनों में लोगों को 3 से 4 गुना बिजली बिल भरना पड़ रहा था, अब यह 8 गुना तक बढ़ जाएगा। इसे लेकर JVBNL और स्मार्ट बिजली मीटर के योजना के खिलाफ आम लोगों ने संघर्ष के लिए रांची विद्युत उपभोक्ता मंच का गठन किया है। रांची विद्युत उपभोक्ता मंच को सदस्य का कहना है कि ठंड बढ़ चुकी है, घर घर में अब बिजली की खपत बढ़ेगी। ऐसे में लोगों के घर पर 1 से 2 हीटर और गीजर चलते हैं। लोगों को हर वक्त गर्म खाना चाहिए होगा, इसलिए इंडक्शन और माइक्रोवेव का उपयोग बढ़ेगा। जिस तरह से स्मार्ट मीटर रीडिंग करता है
उससे 7 से 8 गुना बिल ज्यादा आएगा। यानी कि अब बिल 28 से 30 हजार आएगा। ऐसे में लोगों के जेब पर काफी असर पड़ेगा। धनबाद जिला कल्याण पदाधिकारी के नाम से बनाया फेक व्हाट्सएप ऐप अकाउंट, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। कोयलांचल में साइबर अपराध का मामला सामने आया है। धनबाद में निर्देशक एनईपी सह जिला कल्याण पदाधिकारी इंदु रानी की फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया। ये फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से इंदु रानी के नाम से बनाए गए फेक अकाउंट से सावधान रहने की हिदायत दी है। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के मामले में निर्देशक एनईपी सह जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि इस तरह के भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दें और ऐसे फर्जी अकाउंट से अगर किसी भी प्रकार का संदेश प्राप्त होता है तो जिला प्रशासन को सूचना दे। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से चैट कर जिला प्रशासन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया में निर्देशक एनईपी सह जिला कल्याण पदाधिकारी इंदु रानी के नाम से जो भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसकी जिला प्रशासन निंदा करती है। आउटसोर्सिंग कंपनी का कर्मी बताकर ठगी, सावधान। होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और वाटर यूजर चार्ज वसूल रहे ठग। पेमेंट करने के बाद मांगे रसीद वरना ठगे जाएंगे। राजधानी में ऑनलाइन सामान भेजने के नाम पर ठगी, साइबर ठगी, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला आपने सुना होगा। जो इस तरह के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं वे तो ठगी से बच जाते हैं, लेकिन अब शहर में नए तरह की ठगी का धंधा शुरू हो गया है। आपके घर का होर्डिंग टैक्स लेने, आपके व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल कराने, पानी के बकाये बिल का भुगतान कराने के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। नगर निगम और आउटसोर्स कंपनी श्री पब्लिकेशन का कर्मचारी बताकर कई लोग घरों में जा रहे हैं। मकान मालिक को बकाया होर्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाने, ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने या रिन्यूअल नहीं कराने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगने, वाटर यूजर चार्ज नहीं देने पर कनेक्शन काटने की बात कहकर वे पैसा वसूल रहे हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की बात कह साइबर ठग ने शिक्षिका को एडवांस देने का झांसा दे 84,000 ठगे। साइबर अपराधियों से बचने व पकड़ने के लिए पुलिस जितनी भी नई तकनीक अपना रही है, साइबर अपराधी उससे आगे बढ़कर नए तरीके अपनाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बार साइबर अपराधियों ने एक महिला शिक्षिका को ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर झांसे में लिया और 84,000 रुपए ठग लिए। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाली भुक्तभोगी शिक्षिका अनुपा ने जोरा सिंह और एक अज्ञात के विरुद्ध साइबर ठगी की प्राथमिकी अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई है, जिसके अनुसार शिक्षिका अनुपा ऑनलाइन क्लास भी लेती है। 3 दिसंबर को दिन के 1:21 बजे उन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए जोरा सिंह नाम के व्यक्ति का फोन मोबाइल नंबर 7999124052 से आया। उसने कहा कि वह अपने बच्चों को उनसे ट्यूशन पढ़वाना चाहता है। दिन के 3 बजे फिर से उसका कॉल आया। उसने कहा कि वह 3 महीने की फीस एक साथ देना चाहता है क्योंकि वह सेना में कार्यरत है और आज ही कारगिल जा रहा है। ठग ने शिक्षिका को गूगल पे खोलने को कहा, फिर आर्मी वॉलेट पर क्लिक करने को कहा। उसने 50,000 का रिक्वेस्ट भेजा, फिर 100 रुपए रिवर्स किया। इसी तरह उसने 4 बार पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा, कहा कि पैसा रिवर्स हो जाएगा। झांसा देने के लिए कहा कि आर्मी के पेमेंट का यही सिस्टम है। इसके बाद शिक्षिका अनुपा के खाते से 4 बार में यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 84,000 रुपए निकल गए। तब उनको समझ में आया कि वह साइबर ठगी की शिकार हो गई है। अमित अग्रवाल को सीबीआई ले गई दिल्ली, पूछताछ शुरू। अवैध खनन से जुड़ी याचिका को प्रभावित करने से जुड़े कैश कांड में सीबीआई ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ शुरू कर दी है। गुरुवार की दोपहर 12 बजे ईडी की टीम ने जेल प्रशासन से अमित अग्रवाल को रिमांड पर लिया और अपने साथ दिल्ली ले गई। दिल्ली में जाकर स्पेशल सेल 3 की टीम के द्वारा अमित अग्रवाल से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अधिवक्ता राजीव कुमार की 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई के द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने अमित अग्रवाल को बुधवार को 5 दिनों के रिमांड पर लिया। इसके बाद अमित अग्रवाल को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली ले जाया गया है। मुआवजा भुगतान के लिए वंशावली बनाने में देरी, पूर्व सीईओ बोरिया के एक वेतन वृद्धि पर रोक।
राज्य सरकार ने तत्कालीन अंचल अधिकारी बोरिया साहिबगंज महेंद्र मांझी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। उनकी असचेतनात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्ध पर रोक का दंड लगाया गया है। उनके खिलाफ उपायुक्त साहिबगंज ने आरोप पत्र तैयार कर भेजा था। यह आरोप था कि कुठहरी में औद्योगिक सह उपस्कर पार्क की निर्माण के लिए भू अर्जित किए जाने वाले भूमि को जमाबंद नंबर 63 अंतर्गत बिना ग्राम सभा एवं गहन जांच किए बिना रायतों की वंशावली की सत्यता की जांच किए बिना ही मुआवजा के लिए वंशावली को अग्रसित किया गया। यह बात भी सामने आई कि भू मुआवजा देने के लिए वंशावली बनाने में भी देरी हो गई। इसके अलावा भी कई आरोप लगे थे। मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। विक्रमशिला के डेवलपमेंट में पीएम पैकेज से मिला 400 करोड़, बिहार सरकार ने नहीं दी जमीन। डॉक्टर निशिकांत। शुक्रवार को लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला के डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि विक्रमशिला नालंदा से बड़ा विश्वविद्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार 6वीं व 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स विक्रमशिला गाइड करता था। विक्रमशिला ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला ने दुनिया को पहला वाइस चांसलर भगवान अतीश दीपांकर के रूप में दिया, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की थी। डॉक्टर दुबे ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पैकेज के तहत विक्रमशिला के डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन बिहार सरकार ने जमीन ही नहीं दी। 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। 3 दिन में मांगा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट। वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस, क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में मुआवजा भुगतान को लेकर कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा कि सिख दंगा पीड़ितों को किन किन जिलों में कितना मुआवजा भुगतान किया गया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि बोकारो जिला में मुआवजा भुगतान के लिए 1 करोड़ 20 लाख की अतिरिक्त राशि कॉन्टिजेंसी फंड से उपलब्ध कराए जाने पर क्या हुआ। कैबिनेट ने भी इस पर अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद भी बोकारो में मुआवजा भुगतान के लिए बोकारो जिला को 1 करोड़ 20 लाख क्यों नहीं आवंटित की गई। प्लस को एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाया जाए। संजय सेठ। सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को लोकसभा में ईडी की ओर से जब्त किए गए रांची के प्लस अस्पताल को एम्स का एक्सटेंशन सेंटर बनाने की मांग की। साथ ही सीजीएचएस के तहत गरीबों के लिए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि ईडी ने झारखंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा है, उनकी संपत्तियों को जब्त की है। प्लस अस्पताल को भी ईडी ने राज्य सरकार को दे दिया है। इन्हीं संपत्तियों में संचालित प्लस अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर को ईडी ने अपने कब्जे में लेकर सरकार को दे दिया है।